ये कहानी है जिम्मेदार बेटा। किशन का खुद का खेत था, लेकिन अब वो खेती नहीं करता था क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। किशन का अनिल नाम का एक 25 वर्षीय बेटा था जो कुछ भी नहीं किया करता था। अब मुझसे खेती नहीं होती और अब तू भी बड़ा हो गया है, इसलिए अब तू ही ये खेत का काम संभाला कर। क्या हो गया है आपको पिताजी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कोई खेत संभालूंगा? नहीं नहीं, मुझे खेत नहीं संभालना। ये सारा मेहनत का काम आप ही करें। तू कब समझेगा बेटा? अरे ये सब काम तुझे ही तो करना है। तू नहीं करेगा तो कौन करेगा ये सब? और इस सब मेहनत का फल भी तो तुझे ही मिलेगा। क्यों परेशान होते हो? ये खेत मेरा है, मैं इसको बेचकर अपनी जिंदगी आराम से गुजार लूंगा। मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और अनिल वहां से चला जाता है। अनिल की बातों से किशन बड़ा ही परेशान होता है। कैसे समझाऊं मैं इस लड़के को? इसे कुछ भी समझ नहीं आता है। एक काम करता हूँ, कल मैं इसे कहता हूँ कि मुझे कुछ 50,000 की जरूरत है। देखता हूँ ये क्या करता है। अगले दिन किशन अनिल से कहता है, बेटा, मुझे कुछ 50,000 की जरूरत है और मेरे पास रुपए नहीं है। तुम जाओ मेरे लिए कुछ रुपए का इंतजाम करके लाओ। क्या पिताजी? मैंने कल कहा तो था कि मैं काम नहीं करूंगा। बेटा, अभी मुझे जरूरत है 50,000 की। जा कहीं से इंतजाम कर। जरा मैं भी तो देखूं कि तू रुपयों का इंतजाम कैसे करेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि बिना काम किए मेरी जिंदगी नहीं कटेगी, इसलिए आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? रुकिए, मैं शाम तक आपके लिए 50,000 का बंदोबस्त करके लाता हूँ। अनिल चला जाता है। सारा दिन किशन अनिल के आने का इंतजार करता रहता है। आखिरकार रात में अनिल घर पहुंचता है। कहाँ था तू बेटा? सुबह से रात हो गई और अब आ रहा है तू? पिताजी, मैं आपका काम करूं तो भी दिक्कत, नहीं करूं तो भी दिक्कत। आप ही ने तो कहा था कि शाम तक मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। उन्हीं 50,000 रुपयों का इंतजाम करने गया था मैं। तो कर लिया तूने 50,000 का इंतजाम? हाँ, ये लीजिए आपके 50,000 रुपए। अब पूछिएगा मत कि ये आए कहां से। क्यों नहीं पूछूं? आखिर मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरा बेटा कितना काबिल है। ये रुपया वो कहां से ला रहा है? अपना ही रुपया है पिताजी। खेत का एक छोटा सा टुकड़ा बेच दिया है मैंने, उसी से ही 50,000 रुपए मिले हैं। अब आप आराम कीजिए और मैं भी आराम करता हूँ। बेटा, ये क्या किया तूने? खेत में खेती करने की जगह तू इस खेत को बेचने में लगा हुआ है। बहुत गलत बात है बेटा। कोई गलत बात नहीं है पिताजी, ये खेत तो मेरा ही है। और मैंने कौन सा पूरा का पूरा खेत बेच दिया है जो आप परेशान हो रहे हैं? सिर्फ इस खेत का एक छोटा सा टुकड़ा ही तो बेचा है। आपको तो खुश होना चाहिए कि सुबह से शाम तक मैं खेत का टुकड़ा बेचकर रुपयों का इंतजाम कर लाया। बहुत से लोगों को तो 10-15 दिन लग जाते हैं ये काम करने में। किशन परेशान और मजबूर था। अगले दिन किशन अपनी समस्या अपने एक पुराने मित्र मास्टर को बताता है। बचपन में तो बड़ा अच्छा था अनिल, न जाने अब क्या हो गया है। इसे किसी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं होता। जब पहले मैं अनिल को पढ़ाता था तब वो सबसे होशियार बच्चों में था। अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और ही अनिल को पढ़ाता था। ये लड़का तो सच में मेरी ही समझ में नहीं आता। मैं भी परेशान हूं इस लड़के से, लेकिन क्या करूं? और मुझे लगता है कि मेरी समस्या का समाधान तुम ही कर सकते हो। समाधान कर सकता हूँ या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे एक तरकीब सूझ रही है। मास्टर किशन को कुछ समझाते हैं, जिसे सुनने के बाद किशन बड़ा ही खुश हो जाता है। अरे वाह मास्टर, लोग यूं ही तुम्हें मास्टर नहीं कहते। सच में बड़ा दिमाग है तुम में। ये तरकीब तो काम कर ही जाएगी। तू देर किस बात की? जाओ और आजमाओ ये तरकीब। रात में किशन अनिल को समझाते हुए कहता है, बेटा अनिल, ये खेत जिसे तुम बेच रहे हो, क्या तुम जानते भी हो कि ये खेत कब तक हमारे पास रहेगा? ये तो हमारा ही है ना, तो हमेशा ही रहेगा। बेटा, जब तक ये खेत है तब तक तुम इस पर खेती करके अच्छे से रुपए कमाकर अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। लेकिन अगर ये खेत एक बार हाथ से चला गया तो फिर तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं रह जाएगा। कमाने के लिए संघर्ष बढ़ जाएगा, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। पिताजी, मैं आपको समझाता हूँ, ये खेत हमारा है। इसे बेच बेच कर हम दोनों ही सारा जिंदगी आराम से बैठकर खा सकते हैं। तो जब हम ऐसा कर सकते हैं तो क्यों मेहनत करें? हाँ, अगर ये खेत नहीं होता हमारे पास तब की बात अलग थी। आखिरकार किशन की बात अनिल के समझ में आती ही नहीं है। खाना खाकर वो सोने चले जाते हैं। अगली सुबह अनिल अचानक से उठता है।
उसे लोगों के तेज तेज बात करने का शोर सुनाई दे रहा होता है और वो बाहर जाकर देखता है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता किशन। ये खेत मैंने तुम्हें 20 साल के लिए दिया था, लेकिन अब 2 साल ऊपर हो चुके हैं। अब मुझे ये खेत वापस चाहिए। अरे मास्टर, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो। तुम तो अच्छे से जानते ही हो कि मेरे हालात कैसे हैं। अरे तो क्या हुआ? जो चीज मेरी है वही तो मांग रहा हूँ, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अब मुझे मेरा खेत वापस चाहिए। अनिल को अच्छा नहीं लगता और वो आकर मास्टर से बोलता है। क्या हुआ मास्टर जी? आप इस तरह मेरे पिताजी से क्यों बात कर रहे हैं? देखो अनिल, ये खेत मैंने तुम्हारे पिताजी को 20 साल के लिए दिया था। इसके बदले में मैंने तुम्हारे पिताजी से एक छोटी सी रकम भी ली थी। अब 20 साल हो चुके हैं, बल्कि 2 साल ज्यादा हो गए। मैं जब भी आता हूँ ये मुझे बहला फुसला कर चलता कर देता है, लेकिन आज मैं तुम्हें अच्छे से समझा जा रहा हूँ। ये खेत मेरा है और मुझे चाहिए। अनिल ये सुनते ही चौंक जाता है। उसे तो इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस बात के बारे में मुझे पिताजी ने कभी नहीं बताया। वो तुम्हें क्यों बताएंगे, लेकिन मैं तुम्हें बताकर जा रहा हूँ, ये खेत अब मेरा है। मास्टर जी चले जाते हैं। अनिल पिताजी पर नाराज होता है। ये खेत हमारा नहीं है, ये बात आप मुझे पहले भी तो बता सकते थे। इसमें बुराई क्या थी? यही बात तो बेटा मैं तुम्हें पिछले 5 साल से समझा रहा था कि खेत हमेशा हमारे पास रहे या ना रहे, लेकिन तुमने तो इस खेत का टुकड़ा ही बेच दिया। इससे पहले तुमने ऐसा कभी नहीं किया था, इसलिए मास्टर को गुस्सा आ गया। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो शायद वो ये खेत हम पर छोड़ देते। तो एक काम करता हूँ, मैं मास्टर जी से माफी मांग लेता हूँ। उनसे कहता हूँ कि वो ये खेत हम पर छोड़ दें। तुम चाहो तो जाकर बात करके देख लो, अब मेरी तो वो सुनने से रहे। अनिल मास्टर जी से बात करने जाता है। मास्टर जी, आप ये खेत हम पर छोड़ दीजिए। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। एक काम जरूर कर सकता हूँ, तुम्हें इस खेत में काम दे सकता हूँ। तुम अकेले पूरे खेत पर काम करो और जो भी अनाज होगा वो सब तुम ले जाना। बेचो, कमाओ, खाओ, लेकिन अब इस खेत का मोह छोड़ दो। अनिल ये बात लौटकर किशन को बताता है। एक काम करते हैं बेटा, जैसे मास्टर जी कह रहे हैं वैसा करते हैं, क्योंकि इस खेत के अलावा अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम इस खेत को बेचकर कुछ भी नहीं खा सकते, इसलिए बेहतर है कि तुम खेत के काम करने लगो। खेत बड़ा है, अनाज की फसल इतनी तो हो ही जाएगी कि एक बार की मेहनत में साल भर आराम से गुजर जाए। हाँ पिताजी, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं तो एक आराम की जिंदगी चाहता था। ये खेत में काम करने का ख्याल तो मुझे आता भी नहीं था। मैं तो यही सोचता रहता कि मैं इस खेत को बेचकर अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। अब ये खेत का काम करना, ये सब मुझसे कैसे होगा? अपने इन सपनों की दुनिया से बाहर आओ बेटा। अगर कल को मास्टर जी ने खेत हमसे छीन लिया तो हम दोनों घर पर बैठकर क्या करेंगे? आराम की जिंदगी तो छोड़ो, भूखे रहना पड़ जाएगा बेटा। अब किशन की बातें अनिल के मन को लगने लगी थी। उसे भी इस बात का एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं उसे काम करने की जरूरत है। शायद पिताजी सही कह रहे हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे कहां से आएंगे? वैसे भी मास्टर जी हमें इस खेत पर काम करने दे रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात ही है। वरना अगर उन्होंने हमसे ये खेत वापस ले लिया तो फिर और कोई काम ढूंढना पड़ जाएगा। अनिल अपने हालात देखकर मास्टर जी के खेत में खेती करने लगता है। इसी तरह उसे खेत पर खेती करते करते 4 महीने हो जाते हैं और अब अनिल की मेहनत थोड़ी रंग लाने लगती है। फसल अच्छी होने लगती है। बेटा अनिल, फसल काटने का समय आ गया है। अब जल्दी से ये फसल काट कर बाजार में बेच दो। इस वक्त हमें अच्छे रुपए मिल जाएंगे इसके। हाँ पिताजी, बस मैं कल से फसल काटना शुरू करने वाला हूँ और फिर जल्दी फसल को बाजार में बेच आऊंगा। अनिल जल्द ही सारी फसल काटकर हफ्ते भर में ही बाजार में बेच आता है। फसल बेचकर उसे बहुत अच्छे रुपए मिलते हैं। फसल बेचकर बहुत अच्छी कमाई हुई है। अब मैं इसी तरह से खेत पर फसल उगाया करूंगा और उसे बेचा करूंगा। किशन अनिल से कहता है। बेटा फसल से इस साल का गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन अगले साल क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? आप परेशान क्यों हो रहे हैं पिताजी? मैं हूं ना, अब मैं खेती किया करूंगा। लेकिन बेटा तू तो मर्जी की जिंदगी चाहता था, आरामदायक जिंदगी। हाँ पिताजी, लेकिन आपकी बात भी सही है। अगर ये खेत हमारे पास होता भी तो बेचते बेचते एक दिन ये सारे ही खेत बिक जाता। उसके बाद मैं क्या करता? बेहतर यही होता कि मैं इस खेत पर काम करता।
लेकिन ये बात मुझे समझने में थोड़ी देर हो गई। किशन अब समझ जाता है कि उसका बेटा जिंदगी में काम का महत्व समझ चुका है। वो इस बात से बहुत खुश थे और अगले ही दिन मास्टर जी को घर बुलाते हैं। क्या हुआ अनिल, कैसा रहा इस बार की खेती का काम? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी फसल हुई है और अच्छी कमाई। अब से मैं इस खेत पर खेती किया करूंगा और उसी से हमारा गुजारा हो जाया करेगा। देखो किशन, अनिल आखिरकार काम करने ही लगा। जिंदगी में काम का महत्व सीख ही गया ना वो। अब तो सच बता ही दो इसे। सच? कैसा सच? बेटा ये खेत हमारा ही है। तो फिर आप लोगों ने मुझसे ये सब क्यों कहा? ये सब मास्टर जी की चाल थी। तुम जिंदगी को बहुत ही हल्के तरीके से ले रहे थे, जैसे सब कुछ बहुत आसान हो। लेकिन जिंदगी में इतना आसान सब नहीं होता। जिंदगी में मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, और तुम्हें यही सिखाने के लिए मास्टर जी ने ऐसा किया। और मुझे हमेशा से ही यकीन था कि जिम्मेदारी आते ही तुम काम करने लगोगे, लेकिन अब हमेशा ऐसे ही रहना, मेहनत करना। धन्यवाद मास्टर जी, आपकी वजह से ही मुझ में ये बदलाव आया है, वरना मैं तो सिर्फ दोस्तों के साथ घूमता रहता और आराम करता रहता। लेकिन इस सब ने कहीं ना कहीं मेरी आंखें खोल दी। मैं अब हमेशा ही मेहनत करूंगा और जीवन में काम को महत्व दूंगा। और फिर किशन की चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अनिल जिम्मेदार बन जाता है और मेहनत करके घर चलाने लगता है। ये कहानी है ईमानदार विवेक। रमन अपना ढाबा चलाता था और उस ढाबे में मदद के लिए उसे एक आदमी की जरूरत थी जिस पर वो भरोसा कर सके। अकेले काम करना बड़ा मुश्किल है, क्या क्या संभालूं? रसोई का खाना बनाना भी मेरा काम, सब्जियां लाना भी मेरा काम, और फिर जब लोग आए तो उन्हें क्या खाना है ये भी मैं पूछूं और फिर मैं बना कर दूं। नहीं नहीं, इस तरह नहीं चल पाएगा। मुझे जरूर ही एक आदमी ढूंढना होगा जो भरोसे से मेरा काम कर सके। अपनी परेशानी से निजात पाने के लिए रमन अपने ढाबे के बाहर लिखवा देता है, यहाँ काम के लिए एक आदमी की जरूरत है। अब इसे पढ़कर ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास आएंगे। मैं उनमें से एक सही और ईमानदार आदमी चुनकर अपनी दुकान पर काम के लिए रख लूंगा। मेरा काम हल्का हो जाएगा और इस तरह मैं ज्यादा ग्राहकों को देख पाऊंगा। रमन की तरकीब कुछ हद तक काम भी कर जाती है। उसके यहाँ पर काफी लोग काम करने के लिए आने लगते हैं। तो क्या आता है तुम्हें? जी मैं सब कुछ कर लेता हूँ, बस खाना नहीं पका पाता। ठीक है, वो मैं सिखा दूंगा तुम्हें। नहीं, ये मुझे नहीं करना। मैं तो सिर्फ बाकी काम किया करूंगा। अरे तो जब तुम्हें काम करना ही नहीं है तो आए क्यों? जाओ यहाँ से। रमन के पास इस तरह के काफी लोग आ रहे थे जो सिर्फ कम काम में ज्यादा रुपए चाहते थे। इतने दिन से मेरा ढाबा मैं अकेले संभाल रहा हूँ, कुछ दिन और संभाल लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो भी आदमी रखूंगा वो निश्चित तौर पर अच्छा होना चाहिए और ईमानदार भी। रमन इसी सोच के साथ सभी लोगों से सवाल करता था। एक दिन उसके पास विवेक नाम का एक जवान लड़का आता है। तुम्हें हर काम में मेरा हाथ बटाना होगा, और तो और मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा, ताकि अगर कभी ढाबे पर मैं नहीं आ पाऊं तो तुम ढाबा संभाल सको। अगर तुम्हें मंजूर हो तभी हाँ करना। जी हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस काम ढूंढ रहा हूँ। आपने मुझे काम दे दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप चिंता ना करें, मैं अपना सारा काम मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करो, ये लो कुछ रुपए और जाकर बाजार से सब्जियां लेकर आओ। मैं तुम्हें लिस्ट देता हूँ कौन सी सब्जी कितनी लानी है। ठीक है। विवेक सब्जियां लेने चला जाता है और रमन सोचता है, पहले कुछ दिन तक मैं देखूंगा कि विवेक ईमानदार है या नहीं, और वो ये काम कर भी सकता है या नहीं। अच्छे से जांच करने के बाद ही मैं इस पर भरोसा करूंगा। रमन काम में लग जाता है। थोड़ी देर में विवेक सब्जियां लेकर लौट आता है और रमन को कुछ रुपए लौटाते हुए कहता है, ये लीजिए, आपने मुझे 300 रुपए दिए थे, उसमें से 20 रुपए बच गए हैं। मैं जितनी सस्ती सब्जी ला सकता था उतनी सस्ती लाया हूँ, और मैंने अच्छे से मोल भाव भी किया है। रमन भी इस बात से प्रभावित था और वो सोचता है, कल जब मैं यही सब्जी लेकर आया था तो मुझे 300 रुपए की पड़ी थी, आज इसे ये सब्जी 20 रुपए सस्ती पड़ी है। यानी ये लड़का ईमानदार है और काम का भी है, यानी मैंने सही इंसान चुना है। अब रमन निश्चित होकर काफी सारा काम विवेक को सौंप दिया करता था।
विवेक भी लगन ईमानदारी से अपना सारा काम करता था। कुछ दिन बाद रमन देखता है कि विवेक सब्जियां लाने के बाद उसे रुपए नहीं लौटाता था। विवेक, पहले मैं तुम्हें 300 रुपए देता था, तब भी तुम मुझे 20 रुपए लौटा देते थे, लेकिन अब मैं तुम्हें 500 रुपए देता हूँ और तुम कुछ भी नहीं लौटाते हो। क्या सब्जियां महंगी हो गई है? नहीं भैया, पहले मैं सुबह सुबह सब्जी लेने जाता था तो थोड़ा सस्ता मिल जाता था। अब मैं थोड़ी देर से सब्जी लेने जाता हूँ क्योंकि ढाबे पर और भी काम होते हैं और कभी कभी भूख लग रही होती है तो नाश्ता भी कर लेता हूँ, बस इसलिए रुपए नहीं बचते। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपके बचे हुए सारे रुपए लौटा दिया करूंगा। ठीक है, कभी कभी की बात अलग है, लेकिन इसे एक आदत मत बना लेना और सुबह सुबह सब्जियां लेने जाया करो। विवेक के सच बताने के बावजूद भी रमन के मन में कहीं ना कहीं अब विवेक के लिए एक दुविधा पैदा हो गई थी। मैं इस लड़के पर भरोसा तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये भरोसे के लायक है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब इसकी ईमानदारी थोड़ी कम हो रही है। मुझे इसे परखना तो पड़ेगा ही। रमन इस बात का जिक्र अपने पुराने दोस्त से करता है। वैसे लड़का तो अच्छा लगा मुझे, काम भी जो भी मैं बोलता हूँ वो कर देता है, लेकिन मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईमानदारी उसमें से कम हो रही है। और ढाबे का मालिक होने के नाते इतना फर्ज तो मेरा बनता है कि कौन इंसान कैसा है इस बात की परख करूं। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? परख करना कोई इतना मुश्किल थोड़ी ना है। हाँ हाँ, तुझे तो सब आसान ही लगेगा ना, परखना तुझे थोड़ी ना है। अरे, परेशान होने से इंसान की परख नहीं होती। इंसान की परख होती है उसके सामने हालात रखने से। तुम भी उसके सामने कुछ ऐसी बात कहो या करो जिससे तुम्हें पता चले कि वह कैसा है। वाह, तुमने तो कुछ अनोखा ही बता दिया। ये तो मुझे भी पता था, लेकिन मैं क्या करूं, इसका उपाय है तुम्हारे पास? एक काम करो ना, तुम बाजार से जाकर कोई माला खरीद लो और उस लड़के को माला दिखाकर कहना कि ये माला तुम्हें बाबा जी ने दी थी जब तुम्हारा ढाबा अच्छा नहीं चलता था, और जब से ये माला तुम्हारे पास आई है तुम्हारा ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा है। इसमें एक दो बातें अपनी तरफ से जोड़ देना, फिर उसे माला संभाल कर रखने को दे देना। अगर उसके मन में जरा भी बेईमानी होगी तो ये माला लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही की है तुमने। ये अच्छा तरीका है उसकी ईमानदारी को परखने का। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। दोस्त की बात मानकर रमन बाजार में एक माला ले आता है। ये माला सही है, ज्यादा महंगी भी नहीं है। अगर वो इसे लेकर भाग भी गया तो मुझ पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रमन ढाबे में काम करने के बाद शाम को घर लौटने से पहले विवेक से कहता है, विवेक, ये माला संभाल कर रख दो। क्यों भैया, ये कैसी माला है? तुम इसे संभाल कर रख दो, बहुत जरूरी माला है। ये एक बाबा जी ने मुझे दी थी। लेकिन ऐसा क्या खास है इसमें? शुरू में जब मेरा ढाबा नहीं चलता था तब एक बाबा जी आए थे। उन्होंने ये माला मुझे देकर कहा था कि इस माला को जो भी अपने पास रखेगा उसका काम कभी नहीं रुकेगा, उसकी कमाई बहुत अच्छी होगी और हमेशा उन्नति मिलेगी। अरे वाह, तो इस माला के आने के बाद से आपका काम बढ़िया चलने लगा। हाँ, इस माला का ही कमाल है सब। इस माला के आने के बाद से मेरा काम तो जैसे दौड़ने लगा। तभी तो मैंने तुम्हें काम पर रख लिया और देखो अब तो ढाबा और अच्छा चल रहा है। अगर थोड़ा और अच्छा चलने लगे तो एक और आदमी को रख लूंगा। इसका मतलब जिसके पास भी माला होगा उसका काम बन जाएगा। हाँ हाँ, जिसके पास ये माला होगा उसका सारा काम बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी उसे। अब तुम इसे संभाल के अंदर रख दो। ठीक है भैया जी। विवेक उस माला को एक कोने में रख देता है और रात को ढाबा बंद करके रमन और विवेक दोनों घर चले जाते हैं। घर पर रमन सोचता है, जिस तरह से विवेक मुझसे सवाल जवाब कर रहा था, मुझे लगता तो नहीं कि अब वह ईमानदार रहेगा। जरूर ही वो माला लेकर भाग जाएगा, लेकिन कितने दिन बाद भागेगा ये देखना जरूरी है। अगले दिन रमन काम पर जाता है तो वो देखता है कि विवेक पहले से ही वहाँ पर है और काम कर रहा है। विवेक, जल्दी आ गया आज तू। हाँ भैया, सारी रात मैं उसी माले के बारे में सोचता रहा तो मुझे कुछ खास नींद ही नहीं आई और सुबह भी जल्दी उठ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना ढाबे पर आ जाऊं और कुछ काम भी कर लिया जाए। क्या पता मेरे ज्यादा काम करने से यह ढाबा अच्छे से चलने लगे। ये तो बढ़िया बात है। रमन मन ही मन में सोचता है, जैसा मैंने सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। ये लड़का तो सच में अच्छा निकला। अब मैं निश्चिंत रहकर सारा काम इसे सौंप सकता हूँ। विवेक पर रमन को भरोसा हो चुका था।
अगले दिन रमन ढाबे से जल्दी जाने लगता है। विवेक, सारा काम ध्यान से देख लेना और ढाबा अच्छे से बंद करके जाना। ठीक है भैया जी। रमन घर जाकर आराम करता है और अगले दिन देर से ढाबे पर पहुंचता है। वो देखता है कि ढाबा बंद पड़ा है। आज विवेक ने ढाबा नहीं खोला। कहीं ऐसा तो नहीं कि विवेक ने कल मेरे जल्दी जाने का फायदा उठाया हो। हाँ, 2 दिन से मैं रात में विवेक के साथ ही ढाबे से निकल रहा था, इसलिए उसे मौका नहीं मिला चोरी करने का। लेकिन कल जब मैं जल्दी चला गया तो उसे मौका मिल गया। अब वह सारे रुपए लेकर भाग गया होगा। रमन तुरंत ही ढाबा खोल कर देखता है, लेकिन सारे रुपए वहीं होते हैं। सारे रुपए तो वैसे के वैसे ही हैं, कुछ भी कम नहीं हुआ है। यानी विवेक रुपए लेकर तो नहीं भागा है। लेकिन फिर उसने अभी तक ढाबा क्यों नहीं खोला? तभी रमन को याद आता है कि उसने एक दिन पहले ही विवेक को बाबा की दी हुई माला के बारे में बताया था। अब समझ में आया मुझे, विवेक वो माला लेकर भाग गया है। जरूर ऐसा ही हुआ होगा। मैं वो माला ढूंढता हूँ। विवेक वो सब जगह ढूंढता है, लेकिन उसे वो माला कहीं नहीं मिलती। तब रमन सोचता है, अच्छा हुआ जो मैंने इसे अच्छे से परख लिया, नहीं तो ये किसी दिन मुझे धोखा दे जाता। अब रमन ढाबे पर काम करने लगता है। थोड़ी देर में विवेक आ जाता है। उसको देखकर रमन चौंक जाता है। तू आ गया? मुझे तो लगा था तू नहीं आएगा। क्यों भैया, क्यों नहीं आऊंगा? काम करता हूँ, थोड़ी जिम्मेदारी तो बनती है मेरी। लेकिन आज इतनी देर कैसे हो गई तुझे आने में? भैया जी, आज तो मैं सुबह ही आ गया था। तब साफ सफाई करते हुए मेरी नजर बाबा जी की दी हुई माला पर पड़ गई और मैंने सोचा कि क्यों ना इस माला को एक अच्छे से मजबूत डिब्बे में रख लिया जाए। तो क्या है ना, इससे माला सुरक्षित भी रहेगी और खोएगी भी नहीं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप ये डब्बा घर ले जाकर रखिएगा। विवेक रमन को माला वाला डिब्बा देते हुए कहता है। उसका ऐसा साफ मन देखकर रमन को बड़ा ही अच्छा लगता है और अपनी सोच पर उसे बुरा भी लगता है। विवेक, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम जैसा ईमानदार इंसान मेरे यहाँ काम करता है। अब से तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, बिल्कुल भी मत शर्माना और इस ढाबे को अपना ढाबा समझकर काम करना। हाँ भैया, आप परेशान ना हो, मैं पूरी ईमानदारी से अच्छे से काम करूंगा। अब रमन विवेक पर पूरी तरह से भरोसा कर लेता है। आखिर विवेक इतना ईमानदार जो था,